is one of the most designated platform for MBBS degree in foreign. Your dream is just one step ahead. Contact the number for more details. Hello everyone, welcome back to NEETwala chemistry. So today in this lecture we are going to discuss all the previous year questions and most possible questions for your NEET examination of the spectrum and spectral lines, and we will discuss it in a type wise manner. देखो भाई, सारे न्यूमेरिकल्स डिस्कस करना पॉसिबल नहीं है, लेकिन आई कैन गारंटी यू वी विल श्योरली नो अबाउट ऑल दोस टाइप्स सो दैट you don't have to face any uncommon type of numerical. We will discuss from the most easiest type to the most difficult one. तो ये वीडियो एंड तक देखना, क्योंकि कोई भी टाइप छूटना नहीं चाहिए. तो पहली बात तो ये है कि स्पेक्ट्रल लाइंस का न्यूमेरिकल्स आर वेरी इजी टू सॉल्व. पर मसला ये है, कोई सॉल्व करेगा 2 मिनट में और कोई सॉल्व करेगा 20 सेकंड में. सारे क्वेश्चंस तो सॉल्व भी नहीं करना होता है. Some questions can be solved only by looking at the options available. We will just look at the options and we will tell the answer. So मसला ये है कि हमें 20 सेकंड में सॉल्व करना है, और 20 सेकंड से सॉल्व करने के लिए तुम्हें ये वीडियो पूरा देखना है. ओके, सो प्लीज लर्न ऑल दोस टाइप्स वेरी वेल एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड द प्रोसेस ऑफ सॉल्विंग. तुम्हें तरीका पता होना चाहिए, फिर कोई भी न्यूमेरिकल हो तुम चुटकी में सॉल्व कर सकते हो. तो चलो शुरू करते हैं. तो पहले हम कुछ चीज देख लेते हैं. तो 20 सेकंड में क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए हमें कुछ चीज पता होना जरूरी है. पहले देख लो वो क्या है. द फर्स्ट वन इज द रिडबर्ग फॉर्मूला. सेकंड वन इज द रिलेशन ऑफ एनर्जी विथ वेवलेंथ. एंड तीसरा वाला है लंदन बहुत पुराना है. दिस इज अ स्पेशल निमोनिक फॉर ऑल द स्पेक्ट्रल सीरीज of hydrogen atom. And then you have to know about the alpha line, beta lines and their energies, wavelengths and frequencies and all their relations. Also you have to know the formula for calculation of number of spectral lines. ये 5 चीज दिमाग में रखते हुए हम सारे टाइप्स ऑफ न्यूमेरिकल सॉल्व कर देंगे 20 सेकेंड में. लेकिन देखो भाई, अगर ये 5 चीज तुम्हें बहुत अच्छे से याद नहीं है, ये कंसेप्ट्स और आइडिया अच्छे से पता नहीं है, एक बार तुम इस लेक्चर का पहले वाला लेक्चर जो कि स्पेक्ट्रम एंड स्पेक्ट्रल लाइंस का थ्योरी पार्ट है वो एक बार देख लो. वो तुम्हें आई बटन में मिल जाएगा और नीचे डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा. एंड आफ्टर वॉचिंग द थ्योरी पार्ट यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड दिस लेक्चर मोर इजिली. सो प्लीज गो टू द थ्योरी पार्ट इफ यू आर न्यू टू दिस चैनल, एंड प्लीज सब्सक्राइब द चैनल सो दैट no videos and updates you got missed. तो चलो शुरू करते हैं ये 5 चीज दिमाग में रखते हुए. So it is the first type of numerical and मैं तुम्हें बता दूं कि ये एम्स 2008 का प्रॉब्लम है. अब एम्स में आया है तो बहुत डिफिकल्ट होगा. अरे इसमें तो कुछ भी नहीं है. देखो, मैंने तुम्हें बताया था कुछ प्रॉब्लम का आंसर हमें सॉल्व नहीं करने से भी मिल जाता है. ये उस टाइप का प्रॉब्लम है. तो हमें पहले क्या देखना है, हमें कोई भी क्वेश्चन पढ़ने के बाद पहले ऑप्शंस देखना है, क्योंकि एनटीए वाले खुद ही वो क्वेश्चन सॉल्व करके दे देते हैं ऑप्शंस में, और हम लोग बैठ जाते हैं सॉल्व करने में. तो भाई दिमाग में बैठा लो कि कोई भी क्वेश्चन देखने के बाद हमें सॉल्यूशन में नहीं जाना, हमें पहले ऑप्शन देख लेना है एक बार. क्यों देखना है, देखो पता चल जाएगा. यहां पर है which transition of hydrogen atom has the same wavelength as in Balmer series transition of helium plus ion. So what we need to find? We need to find the transition of hydrogen atom जिसका wavelength equal होगा Balmer series transition for helium plus ion. तो ये क्वेश्चन पढ़ने के बाद हम ऑप्शंस में देख लेते हैं. तो पहले है 2 to 4. That means from second orbit to fourth orbit. अब हमें क्या पता है, हमें पता है कि सेकेंड ऑर्बिट का एनर्जी इज लेस देन फोर्थ ऑर्बिट. तो अगर कोई इलेक्ट्रॉन सेकेंड ऑर्बिट से फोर्थ ऑर्बिट पे जाता है, इसका मतलब द एनर्जी ऑफ दैट इलेक्ट्रॉन इज इंक्रीजिंग. तो कोई भी एनर्जी रेडिएट नहीं हो पाएगा. अगर कुछ रेडिएशन नहीं मिलेगा तो स्पेक्ट्रम तो बहुत दूर की बात है.
इसका मतलब इफ एनी ट्रांजिशन इज occurring from a nearer cell to a far cell, like here from second orbit to fourth orbit, it can never produce a radiation of energy, so it can never be the answer. अब सेकेंड से देखो, सेम चीज है, फ्रॉम सेकेंड ऑर्बिट टू थर्ड ऑर्बिट, यहां पर भी एनर्जी विल इंक्रीज एंड इट विल ऑल्सो कैन नॉट गिव एनी रेडिएशन, तो ये भी नहीं हो सकता। थर्ड ऑप्शन में है 1 to 4 एंड इट इज ऑल्सो द सेम केस, द इलेक्ट्रॉन इज गोइंग फ्रॉम अ नियर ऑर्बिट, द फर्स्ट ऑर्बिट टू द फोर्थ ऑर्बिट, तो ये भी कोई स्पेक्ट्रम नहीं दे पाएगा। अब बचा क्या है बताओ, बचा है फोर्थ ऑप्शन, फ्रॉम 2 to 1। यहां पर देखो द ट्रांजिशन इज ऑकरिंग फ्रॉम सेकेंड ऑर्बिट टू द फर्स्ट ऑर्बिट, यहां पर इलेक्ट्रॉन का एनर्जी विल डिक्रीज and that will surely produce a spectrum, so it has to be the answer। हमें क्वेश्चन का सॉल्यूशन कैसे करना है वो अभी तक पता नहीं, हम वो बाद में सीखेंगे, लेकिन हमें सॉल्यूशन नहीं जानने के बावजूद भी आंसर मिल गया। You will read the option, you will see through the answers and you will erase these 3 options and you will tick this option right। हो गया 2008 का डिफिकल्ट प्रॉब्लम। तो ये तरीका तुम्हारा दिमाग में रहना चाहिए। इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है वो हम बाद में सीखेंगे, लेकिन तुम्हें ये पता होना जरूरी है कि ऑप्शन इरेज करके हमें इजीली ऑप्शन मिल सकता है। सो प्लीज कीप दिस आइडिया इन योर माइंड, ओके। सो अब हम चलते हैं असली दुकान में, तो चलो स्टार्ट करते हैं टाइप 2। तो पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। इन हाइड्रोजन एटम an electron is transmitted from the 6th orbit to the 2nd orbit in multi-step, okay, and they want to know the total number of spectral lines without Balmer series, okay। अब इसका मतलब क्या है? It means that we have to find the total number of spectral lines when an electron is jumping from 6th orbit to 2nd orbit, and then we have to calculate द नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन्स फॉर बामर सीरीज। उसके बाद हम टोटल नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन से अगर बामर सीरीज वाला स्पेक्ट्रल लाइन्स को माइनस कर देंगे तो हमें आंसर मिल जाएगा। समझ में आ गया? तो पहले हमें क्या करना है, हमें टोटल नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन्स को फाइंड करना है, और उसके लिए फॉर्मूला हमें पता है। वो क्या है? टोटल नंबर ऑफ spectral lines equal to n2 minus n1 n2 minus n1 plus 1 whole divided by 2। ये फॉर्मूला अगर तुम्हें नहीं समझ में आ रहा है तो प्लीज गो टू द थ्योरी पार्ट, देयर विल गेट एवरीथिंग अबाउट दिस फॉर्मूला। तो यहां पर n2 क्या है? n2 is that orbit from where the electron is coming and n1 is that orbit to which the electron is coming। समझ में आया? यहां पर इलेक्ट्रॉन 6th ऑर्बिट से 2nd ऑर्बिट पे आ रहा है 6th ऑर्बिट से कहां पे आ रहा है? 2nd ऑर्बिट पे। That means n2 will be 6 here and n1 क्या होगा? 2nd ऑर्बिट पे आ रहा है, so n1 would be 2। So according to the formula we put the values and what we will get here, 4 into 5 by 2, that 10 we will get। हमसे पूछा कि विदाउट बामर सीरीज, तो भाई बामर सीरीज में कौन कौन स्पेक्ट्रल लाइन होता है? हमें पता है कि बामर सीरीज का एक ही फंडा है। बामर सीरीज में n1 is fixed, that is 2। बामर सीरीज के इलेक्ट्रॉन्स में एक ही कॉमन बात है, वो है कि वो सब इलेक्ट्रॉन 2nd ऑर्बिट पे आता है। कहां से आता है उसका कोई मतलब नहीं, लेकिन आएगा 2nd ऑर्बिट पे। अब हमें देखना है इस 10 में से कौन कौन स्पेक्ट्रल लाइन 2nd ऑर्बिट पे आ रहा है। वो कैसे देखेंगे? देखो, आना है 2nd ऑर्बिट पे, है ना? फॉर बामर सीरीज 2nd ऑर्बिट पे आना है। अब कहां से आएगा? पहले तो 6th ऑर्बिट से आ ही सकता है, 5th ऑर्बिट से आ सकता है, 4th से आ सकता है, 3rd से आ सकता है। तो ये 4 केस हमें मिल रहा है। यहां पर
N1 is 2 for this 4 spectral lines. आंसर होगा 10 minus 4 equal to 6. ये टोटल स्पेक्ट्रल लाइंस था और ये बामर सीरीज वाला स्पेक्ट्रल लाइंस है, तो इसे हम माइनस कर देंगे और आंसर मिल जाएगा 6. तो कौन से ऑप्शन होगा? नंबर 1 ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर. तो ये वाला टाइप में हमें सिर्फ स्पेक्ट्रल लाइंस कैलकुलेशन करना है और स्पेक्ट्रल लाइंस का कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए इसके लिए. इफ यू हैव एनी डाउट रिगार्डिंग द थ्योरी पार्ट, प्लीज गो टू द थ्योरी लेक्चर एंड एवरीथिंग विल बी क्लियर्ड. सो नाउ वी विल मूव टू टाइप 3. सो दिस इज द टाइप 3. देखो क्या दिया है. If the shortest wavelength of a Lyman series of hydrogen atom is x, then the wavelength of Balmer series of hydrogen atom. अब देखो कि हमें दिया क्या है. हमें दिया है shortest wavelength for Lyman series. ये हमें दिया है x. और हमसे पूछा क्या है? हमसे पूछा कि वेवलेंथ ऑफ फर्स्ट लाइन ऑफ बामर सीरीज. तो ये हमसे दिया गया है और ये हमसे पूछा है. अब सोचना कैसे है? सो लेट मी टेल यू वन मास्टर लाइन फॉर सॉल्विंग दिस स्पेक्ट्रल लाइंस न्यूमेरिकल्स. स्पेक्ट्रल लाइंस का मतलब पहले ही दिमाग में आएगा रीड-बर्ग्स फॉर्मूला. ठीक है, तो हमें इस प्रॉब्लम में भी रीड-बर्ग्स फॉर्मूला चाहिए होगा. अब वो कैसे चाहिए होगा वो तो बात की सोच है. पहले हमें ये पता होना चाहिए कि स्पेक्ट्रल लाइंस का न्यूमेरिकल, इसका मतलब रीड-बर्ग्स फॉर्मूला का कुछ ना कुछ लेन देन है इसमें. तो चलो रीड-बर्ग्स फॉर्मूला लिख लेते हैं. वो क्या है? वो है 1 by lambda is equals to rz square 1 by n1 square minus 1 by n2 square. So it is the Rydberg's formula. We all know that. Now what we will do? अब हमें क्या करना है? अब देखो हम ये वेवलेंथ के लिए Rydberg's formula लिखेंगे. So shortest wavelength for Lyman series is x. इसका मतलब वेवलेंथ क्या है? वेवलेंथ होगा x. Here lambda is the wavelength and here it is given as x. So 1 by x equal to r is a constant value, that is Rydberg constant, and z is the atomic number. So here we are calculating wavelength for hydrogen atom and atomic number of hydrogen atom is 1. So that means 1 square and 1 by n1 square minus 1 by n2 square. N1 is the orbit to which the electron is coming and N2 is the orbit from which the electron is coming. अब यहां पर मसला है शॉर्टेस्ट वेवलेंथ मतलब कौन सा ट्रांजिशन होगा? शॉर्टेस्ट वेवलेंथ मतलब हाईएस्ट एनर्जी एंड हाईएस्ट एनर्जी मतलब ट्रांजिशन होगा इन्फिनिटी टू द फर्स्ट ऑर्बिट. अगर ये तुम्हें समझ में नहीं आ रहा है तो प्लीज गो टू द थ्योरी पार्ट, क्योंकि अब यहां पर मैं इसे एक्सप्लेन करने बैठूंगा तो ये वीडियो बहुत लंबा चल जाएगा. सो प्लीज गो टू द थ्योरी पार्ट फॉर अंडरस्टैंडिंग दिस वन. अब शॉर्टेस्ट वेवलेंथ मतलब द ट्रांजिशन इज फ्रॉम इन्फिनिटी टू द फर्स्ट ऑर्बिट. सो n1 मतलब कहां पर आ रहा है? आ रहा है फर्स्ट ऑर्बिट पे. सो n1 वुड बी 1 एंड n2 कहां से आ रहा है? इन्फिनिटी से. सो इन्फिनिटी स्क्वायर. नाउ वी विल सॉल्व दिस. 1 by x इक्वल टू r 1 minus 0. देखो यहां पर 0 होगा है ना, क्योंकि इन्फिनिटी स्क्वायर इज सच अ ह्यूज टर्म एंड 1 by that huge term will give us 0. सो हियर क्या मिल रहा है? r इक्वल टू 1 by x. देखो Rydberg constant is a constant value and for this wavelength we are getting Rydberg constant's value as 1 by x. अब हम उस wavelength के लिए फिर से Rydberg's फॉर्मूला लिखेंगे. वो क्या होगा? सेम होगा 1 by lambda
इज इक्वल्स टू आर जेड स्क्वायर 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर। अब देखो यहां पर हमें चाहिए क्या, हमें चाहिए द वैल्यू ऑफ वेवलेंथ। इसका मतलब हमें इस लैम्डा का वैल्यू चाहिए, है ना। तो ये लैम्डा तो यहां पर लैम्डा रह जाएगा क्योंकि इसका वैल्यू हमें चाहिए है। अब इस r का वैल्यू क्या है, r का वैल्यू हम यहां से पुट करेंगे। वी विल पुट द वैल्यू ऑफ r फ्रॉम दिस इक्वेशन। तो यहां पर वी विल पुट 1/x एट द प्लेस ऑफ r एंड z तो 1 होगा फॉर हाइड्रोजन एटम एंड 1/n1। सो n1 का वैल्यू क्या है यहां पर देखो, फर्स्ट लाइन ऑफ बामर सीरीज। बामर सीरीज का मतलब n2 का वैल्यू है 2, ये हमें पता है। एंड फर्स्ट लाइन का मतलब फ्रॉम थर्ड ऑर्बिट टू सेकेंड ऑर्बिट। तो n1 का वैल्यू होगा 3 और n2 का वैल्यू होगा 2। अब ये हम सॉल्व करते हैं तो 1/λ इज 1/x इंटू 36 और ऊपर में आएगा 5। So lambda will be equal to 36x divided by 5। देखो ये है हमारा लैम्डा का वैल्यू। तो हमें आंसर मिल गया, आंसर है ऑप्शन बी। हमें पता होना चाहिए कि स्पेक्ट्रल लाइंस का मतलब रीडबर्ग्स फॉर्मूला, और रीडबर्ग्स फॉर्मूला से हमें रीडबर्ग कांस्टेंट फाइंड करना है और उसके बाद हम दूसरे इक्वेशन में वही रीडबर्ग कांस्टेंट का वैल्यू पुट करेंगे एंड वी विल गेट द रिक्वायर्ड वेवलेंथ। ओके, सो नाउ वी विल गो टू अनदर टाइप ऑफ न्यूमेरिकल। सो दिस इज द फोर्थ टाइप ऑफ क्वेश्चन। अब इस टाइप ऑफ न्यूमेरिकल का खास बात यह है कि यहां पर इलेक्ट्रॉन्स का वेवलेंथ के साथ हमें एनर्जी को रिलेट करना है एंड हाउ टू रिलेट दैट we will learn in this four type of numerical। तो चलो let's start। तो यहां पर क्या दिया है, the transition of electron in hydrogen atom that will emit the maximum energy। So what does this mean? It means that कौन सी transition में energy ज्यादा रेडिएट होगा। हमें पता है कि जब भी इलेक्ट्रॉन एक दूर की ऑर्बिट से पास की ऑर्बिट में जंप करता है, अब इसमें से कौन सी केस में वो रेडिएशन ऑफ एनर्जी मैक्सिमम होगा। तो हमें क्या पता है, हमें पता है कि स्पेक्ट्रल लाइंस का प्रॉब्लम मतलब रीडबर्ग फॉर्मूला। तो चलो रीडबर्ग फॉर्मूला से स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज दैट, 1/λ इज इक्वल्स टू आर जेड स्क्वायर 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर। अब यहां से हमें कैसे सोचना है, देखो इट इज द मास्टर लाइन। जब भी तुम्हें वेवलेंथ के साथ एनर्जी का रिलेशन चाहिए होगा तब तुम्हें इसे याद रखना है। क्या है वो है इक्वल टू hc/λ। ये है एनर्जी के साथ वेवलेंथ का रिलेशन एंड व्हाट इज दैट, ये इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लैम्डा। ये प्लैंक्स कांस्टेंट है h एंड c इज द वेलोसिटी ऑफ लाइट। तो ये दोनों का प्रोडक्ट कांस्टेंट होगा और एनर्जी विल बी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेवलेंथ। ये है एनर्जी और वेवलेंथ का रिलेशन। तो हम इसे यहां पर यूज करेंगे क्योंकि हमें तो वेवलेंथ से एनर्जी का रिलेशन ढूंढना है। तो देखो भाई, इफ वी कैन फाइंड दैट व्हिच ट्रांजिशन विल प्रोड्यूस द मिनिमम वेवलेंथ, then we can easily tell that that specific transition will produce the maximum energy। क्योंकि देखो वेवलेंथ जितना कम होगा एनर्जी उतना ज्यादा होगा। इसका मतलब शॉर्टेस्ट वेवलेंथ विल प्रोड्यूस द मैक्सिमम एनर्जी। सो दिस इज द मास्टर आइडिया हियर। तो देखो यहां पर हम क्या लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं कि 1/λ is proportional to 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर। कैसे, देखो भाई r is a constant value and z is also constant here for the hydrogen atom। So rz square is a constant term and so we can write that 1/λ is directly proportional to this term
and we also know that energy is directly proportional to 1 by lambda. तो हम यहाँ से लिख सकते हैं कि energy is directly proportional to 1 by lambda is directly proportional to 1 by n1 square minus 1 by n2 square. So this is the relation we need in this problem. Now we will use this here and we will get the answer easily. अब देखो हमें ट्रांजिशन दिया है. So for first option, transition from third to second orbit 1 by 2 square minus 1 by 3 square, it will give 5 by 36. For second option, fourth orbit to third orbit 1 by 3 square minus 1 by 4 square, that we will get 7 by 144. For third option, from fifth to fourth orbit 1 by 4 square minus 1 by 5 square, that we will get 9 by 400. Now which one is the greatest of all these three fractions? We will get this as the greatest. So the value of 1 by n1 square minus 1 by n2 square is greatest for the transition of electron from n3 to n2. That means its energy will be highest. Okay, so the answer will be option 1. So in this way you are to relate the energy with that of wavelength. Now we will move to our next numerical. So it is the fifth type of problem. अब यहाँ पर देखो, the first Lyman transition in hydrogen atom is daily equal to 10.2 eV. The same energy change is obtained in the Balmer transition of which atom? Okay, तो हमें दिया है क्या? First Lyman transition of hydrogen atom, it is given to us, and इसका मतलब L alpha is given to us. First Lyman transition, that is alpha line, and that means transition from second orbit to the ground state or first orbit, and this energy is given to us like del E equal to 10.2 electron volt. Or they have also told us that this same energy change is occurring for another atom, and for which series? For Balmer series. So they have told that the same energy change, that is del E is 10.2 eV, but this energy change is now occurring for the second line of Balmer series, that means B beta line. This energy change is occurring for second line of Balmer series for any atom, that may be X atom, and we need to know the name of this atom. So they want to know for which atom the second line of Balmer series will give a energy change of 10.2 electron volt. तो ये है इस क्वेश्चन का मसला. अब हमें ये कैसे सोचना है? Hope you all remember the energy of any hydrogen like atom. We have learned that in the concepts of Bohr, that was del E is equals to 13.6 into z square by n square. Do you remember that? अगर तुम्हें ये याद नहीं आ रहा है या कॉन्सेप्ट्स में कुछ गड़बड़ लग रहा है, then you please watch this lecture. You will get this lecture of Bohr in the I button above and also in the description. Okay, so energy change was 13.6 into z square by n square, and we have to use this formula here. देखो पहले del E is equals to 13.6 into z square 1 by n1 square minus 1 by n2 square. ये है इस क्वेश्चन का बाप. मतलब इस फॉर्मूला से ये क्वेश्चन इजीली सॉल्व हो जाएगा. अब ये कहां से टपक पड़ा भाई? अब देखो अच्छा से. एनर्जी फॉर n1 ऑर्बिट विल बी E equal to 13.6 into z square by n1 square, and energy for n2 orbit
will similarly be E equal to 13.6 into z square by n2 square. Now if we have to calculate the difference of energy of those two orbits, अगर हमें उस n1 और n2 ऑर्बिट का एनर्जी का डिफरेंस चाहिए तो हम क्या करेंगे, हम पहले वाली एनर्जी से दूसरे वाली को माइनस कर देंगे। यहां पर यही क्या है, देखो 13.6 इंटू जेड स्क्वायर कॉमन आ जाएगा और यहां पर क्या रह जाएगा, 1 by n1 square minus 1 by n2 square, and this term will give the difference of energy in those two orbits. Now you see, wherever you will see a problem of energy difference along with the spectral lines, you must go for this formula. अब देखो यहाँ पर हमें पता क्या है, हमें पता है डेली, they have given that the same daily that is 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और क्या दिया है हमें n1 and n2 का वैल्यू दिया है। सेकेंड लाइन ऑफ बामर सीरीज का मतलब क्या है, मतलब ट्रांजिशन इज फ्रॉम फोर्थ ऑर्बिट टू सेकेंड ऑर्बिट। बामर सीरीज का मतलब है n2 विल ऑलवेज बी 2 एंड सेकेंड लाइन का मतलब n1 विल बी 4। नाउ वी विल पुट द वैल्यूज इन दिस फॉर्मूला एंड व्हाट विल वी गेट, वी विल गेट द वैल्यू ऑफ z। अब ये z क्या है, z is the atomic number of that required atom, तो हमें तो वही चाहिए। तो अब हम इसे सॉल्व करते हैं, चलो डेल E is 10.2 13.6 into z square 1 by 2 square minus 1 by 4 square, and here you will get 10.2 divided by 13.6 equal to z square into 3 by 16, and again if we solve we will get z square to be 4. You calculate it, you will get this z square will be 4, and from there we will get z will be equal to 2. So we will get the value of the atomic number. अब अगर atomic number 2 है तो बताओ वो कौन सा एटम है। Atomic number 1 is for hydrogen and atomic number 2 it will be helium. So the answer will be helium plus atom, that is option 3. इस टाइप ऑफ प्रॉब्लम जहां पर तुम्हें डेल ई दिखेगा और प्रॉब्लम स्पेक्ट्रल लाइंस का होगा तो समझ जाना है कि हमें इस फॉर्मूला को यूज करना है। सो दिस वाज टाइप 5. नाउ वी विल मूव टू टाइप 6. सो फ्रॉम टाइप 6 we are going to deal with some theoretical kind of problems. अब देखो हर जगह न्यूमेरिकल नहीं आता। In recent years of NEET, it has been seen that theoretical problems are equally important like that of numerical problems. तो चलो हम theoretical कुछ problem को solve कर लेते हैं। And believe me, you don't need pain for solving this type of problems. You should have only a clear-cut concept to solve this type of theoretical problems. तो चलो पहले सवाल देख लेते हैं। Which one of the following species will give similar spectral lines like that of Mg2 plus atom? तो इस टाइप ऑफ प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए एक मास्टर लाइन काफी है। देखो आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज हैज सेम काइंड ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन्स। अब इसे देखने के बाद यू कैन टेल द आंसर ऑफ योर ओन। आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज का मतलब क्या? द स्पीसीज which have same number of electrons in it, and those kind of species will have same kind of spectral lines. इसका मतलब यहां पर ऑप्शन में जो भी स्पीसीज Mg2+ के साथ आइसो इलेक्ट्रॉनिक होगा वही आंसर होगा। तो चलो देख लेते हैं। Mg2+ has how many number of electron? Mg has normally 12, and for +2 it will be -2. That means Mg2+ has 10 electrons. Now we will see for options. First option is Al3+. You see Al is 13, and for +3 it will be -3 here. So total number of electron in Al3+ is coming to be 10. That means the first option is the right answer. You see Mg2+ and Al3+,
are isoelectronic. And if you want, you can check the other options also. But you will see the right answer is option A. So please remember this idea in your mind. अब मैं तुम्हें बता दूं, ये जो क्वेश्चन है बहुत छोटा दिखता है, पर ये सेम क्वेश्चन आया था नीट 2017 में. ओके, तो इतना इजी होता है नीट. बस तुम्हें ये कॉन्सेप्ट को याद रखना है, ये कॉन्सेप्ट तुम्हें पता होना चाहिए. दूसरा प्रॉब्लम देख लेते हैं. An atom has X number of energy level and they want to know the total number of spectral lines for that atom. अरे ये कैसा सवाल है? इसका मतलब क्या है यार? देखो यहाँ पर कैसे सोचना है. Let us assume that an atom has 4 energy level. Okay. अब इसका मतलब क्या है? Here is the nucleus. Here are 4 shells or orbits of that atom. And it is the first energy level, second energy level, third energy level and fourth energy level. It is the nucleus. अब देखो, अगर ऐसा होता है तो number of spectral lines क्या क्या हो सकता है बताओ. And for these number of spectral lines will be what? देखो, एक आएगा equal to 4 to n equal to 1, दूसरा आएगा n equal to 3 to n equal to 1, then 2 to 1. Then the spectral line can be from 4 to 2, can be from 3 to 2, and also the transition can be from fourth shell to the third shell. देखो, अगर 4 एनर्जी लेवल है तो हमें इतना सा स्पेक्ट्रल लाइंस मिलता है. If we have 5 energy levels, that means n equal to 5 will be there, and for that, for 5 energy levels spectral lines क्या क्या होगा? 5 to 4, 5 to 3, 5 to 2, 5 to 1, and again 4 to 3, 4 to 2, 4 to 1, and also from 3 to 2, from 3 to 1, and 2 to 1. So all these will be the spectral lines. अगर 5 एनर्जी लेवल है, अगर 4 एनर्जी लेवल होगा तो ये इतना सा स्पेक्ट्रल लाइंस होगा. अब अच्छा से देखो क्या हो रहा है एक्चुअली. इफ द एनर्जी लेवल इज 4, देन वी आर गेटिंग 3 plus 2 plus 1 spectral line. You see, for fourth shell we are getting 3 spectral lines, for third shell we are getting 2 spectral lines, and for second orbit we are getting 1 spectral line. Similarly, for 5 energy levels, 1, 2, 3, 4, 4 plus 3 plus 2 plus 1 number of spectral lines. अब लगता है तुम्हें समझ आ गया होगा. अगर हमारे पास x नंबर ऑफ एनर्जी लेवल है तो क्या होगा टोटल नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस? वो होगा 1 plus 2 plus 3 plus ऐसा करके कितना तक जाएगा? x minus 1. You see here, for 4 energy level up to 3, for 5 energy level it is up to 4. Similarly, for x number of energy level it will go up to x minus 1. So the answer will be option 3. So please take this idea or concept into your mind. This concept is used in NEET 2011. Okay, so now we will move to the next problem. It is the problem of AIIMS 2010. चलो देखते हैं कि कैसे इसे सॉल्व करना है विदाउट यूजिंग पेन. देखो, there are 6 spectral lines in this diagram and they have asked us that which of the following among these 6 spectral lines will not occur in the absorption spectrum. अब इसका मतलब हमें कुछ एक्स्ट्रा कंसेप्ट चाहिए एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम के बारे में. देन ओनली वी कैन आंसर दिस प्रॉब्लम. एंड इस नया कंसेप्ट के लिए ही ये प्रॉब्लम एम्स में दिया है. एंड दिस इज नॉट एक्चुअली नीट वाला, ये सिर्फ एम्स में ही आ सकता है. सो चलो नया कंसेप्ट को सीख लेते हैं. अब मैं यहाँ पर एक लाइन लिखने वाला हूं. टू रिमेन इन एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम, the value of n1 must be 1 or ground state. अब
Now, this is the concept you must know to answer the question. To remain in absorption spectrum, the value of N1 must be 1. अब इसका मतलब क्या हुआ? अगर कोई स्पेक्ट्रम को एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम में रहना है, इसका मतलब द ट्रांजिशन कैन बी फ्रॉम एनी एक्साइटेड स्टेट, बट द ट्रांजिशन मस्ट बी टू द ग्राउंड स्टेट. मतलब इन 2 का वैल्यू कुछ भी हो सकता है, 2, 3, 4, 5, 6 इंफिनिटी, कुछ भी. वो ट्रांजिशन कहां से भी आ सकता है, लेकिन आना पड़ेगा कहां? N1 का वैल्यू क्या होगा? N1 का वैल्यू इज फिक्स्ड एंड दैट मस्ट बी 1 टू द ग्राउंड स्टेट. अब हम ये आइडिया दिमाग में रखते हुए डायग्राम को देख लेते हैं. देखो, among these 6 spectral lines, the lines which are not coming to the ground state will not be absorption spectrum. And हमें वही लाइंस को आइडेंटिफाई करना है. तो हमें देखना क्या है कि ये 6 लाइंस में से कौन कौन लाइन इन 1 इक्वल टू 1 में नहीं आ रहा है. अब ये बच्चों का खेल बन गया. देखो भाई, फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड लाइंस आर कमिंग टू द ग्राउंड स्टेट. वो कहां से भी आ रहा हो, हमें तो N2 से कोई मतलब नहीं. हमें सिर्फ N1 इक्वल टू 1 है कि नहीं वो देखना है. फॉर 1, 2, 3 N1 इक्वल टू 1, दैट मीन्स दोज 3 विल गिव absorption spectrum, and those rest number 4, 5 and 6 are not coming to ground state or N1 equal to 1, so they will not give absorption spectrum. तो आंसर क्या होगा? आंसर होगा ऑप्शन 3. So this concept you must know to answer this type of problems. So now we can tell that we have completed all types of problems related to the spectral lines and Rydberg formula. लेकिन जाने से पहले ये बोलना जरूरी है कि देखो भाई, ये सब था ऑल टाइप्स ऑफ न्यूमेरिकल्स. हमने सारे टाइप कंप्लीट कर लिया है. यहां पर मेरा ड्यूटी खत्म होता है पर तुम्हारा नहीं, क्योंकि द मोर यू विल प्रैक्टिस द लेस टाइम यू विल नीड टू सॉल्व दिस टाइप ऑफ प्रॉब्लम्स. यू हैव टू प्रैक्टिस मोर एंड मोर. सो गाइज, स्टे ऑलवेज मोटिवेटेड. एंड अगर तुम्हें ये वीडियो अच्छा लगा है तो एक सब्सक्राइब और लाइक तो बनता है. एंड प्लीज स्टे ट्यून्ड फॉर द नेक्स्ट लेक्चर्स एंड वीडियोस. सो स्टे ब्लेस्ड एंड स्टे कूल. कीप वॉचिंग. थैंक यू.